तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 4 रे ऑप्टिक्स का डिस्कस किया था। अब इससे अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो डेरिवेशन के, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये एक डेरिवेशन आपको पेपर में पूछा जाता है और ये हमेशा आते ही हैं। कुछ आज मैं कम से कम 2 डेरिवेशन आपके सामने डिस्कस करूँगा मिनिमम। तो ये टोटल शायद 3 या 4 डेरिवेशन है इसमें। जब वो हमारा ऑब्जेक्ट या तो रेयर में प्लेस किया होगा या डेंसर में प्लेस किया होगा, तो इमेज रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी फॉर्म हो सकती है। तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है पहला, एक टॉपिक हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो पिछला लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा हो। कहाँ पर रखा होगा? रेयर मीडियम में। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में और जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट तो रेयर में है लेकिन इमेज कैसी होगी, किस नेचर की होगी? वर्चुअल होगी। ये हम आज फर्स्ट टॉपिक है जो जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम देखो, है ना। इस डायग्राम में सभी बच्चों को पता है कि इधर वाला जो मीडियम होता है उसका नाम क्या होता है? रेयर। और इधर जो होता है उसका नाम क्या होता है? डेंसर। रेयर में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सरफेस लिया है ना। और ये सरफेस हमारा बना हुआ है यहाँ पर आपके सामने। अब ये इस सरफेस के लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट का नाम क्या है? पोल। इस पोल से कुछ डिस्टेंस पर हमने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ से मैंने क्या है? एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की है इस सरफेस के लिए, जो इस सरफेस पर इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर? ए पर। अब जब इंटरसेक्ट करेगी तो ये सरफेस इस रे को क्या कर देगा? रिफ्रैक्ट। जब रिफ्रैक्ट होगी तो इस मीडियम के साथ ये क्या हो जाएगी? इस तरह से, है ना। इसको आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो रहा है? ये वापस, है ना, आगे की तरफ मूव करती है और इसको पीछे की तरफ हमने इंट्रोड्यूस किया है। जब पीछे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर क्या हुई? फॉल हुआ। इस सरफेस ने इसको क्या किया? रिफ्रैक्ट। ये इस तरह से मूव कर रही है। इसको एक्चुअल जाना इससे चाहिए था लेकिन ये मूव कर रही है ऐसे। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है? आई, है ना। और ये हमारे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल है ना, जिसका नाम क्या है? एन डैश, आप बोल सकते हैं सी। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इस ए पॉइंट से एक और नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड करेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 का। तो सबसे पहले हमारी ये रे इंसिडेंट रे थी, ये आपका नॉर्मल है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो सभी बच्चों को पता है, उस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ फिर से वही कि ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्ट रे है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको जब हमने पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को आई पर इसने क्या किया? इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंडेड होगा। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जब कोई रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है ना, इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर, तो वहाँ जो एंगल सबटेंडेड होता है उस एंगल का नाम क्या होता है? बीटा। अब यहाँ पर देखो ये एंगल बीटा हुआ, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम अल्फा बोलते हैं। और नॉर्मल जो एंगल सबटेंडेड करती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उस एंगल का नाम क्या होता है? गामा। तो ये मेरे कुछ एंगल हैं, एक बीटा, अल्फा, गामा और ये आई और ये आर, जो मैंने आपको 1 by 1 डिस्कस किए। क्लियर? अब देखो हमने यहाँ पे क्या है कि अगर ये पोल दे रखा है,
पोल से कुछ डिस्टेंस पर आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यही पोल से जिस डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होती है वहां तक की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है μ1 से। इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी डेंसर मीडियम के लिए उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, μ2 से। तो ये मेरे कुछ ऑप्शन है जो हमने यहाँ कंसीडर में 1 by 1 क्या है डिस्कस किए। जैसे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन रेयर मीडियम, है ना, और ये कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो उसके नियर बाई है। वर्चुअल इमेज यहाँ पर क्या हो रही होगी, फॉर्म हो रही होगी, और वो भी किधर हो रही है, रेयर मीडियम में। क्लियर, ये सब कंसीडरेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो अब यहाँ पर देखो, ये भी मैंने जस्ट अभी बोला दी एओपी क्या है, एक्चुअल, है ना, एंगल है। जहां पर हमने बोला था कि आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, ओ पॉइंट पर, तो मैं बोलूंगा ये जो एंगल बना है ना, इस एंगल को हमने अल्फा बोला है, एओपी को। एओपी ये एंगल मतलब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड कर रही है वो आपका अल्फा है। ऐसे ही मैं इसको भी पढ़ सकता हूँ, एआईपी बोल सकते हैं, ये आपका बीटा हो जाएगा। एक एसीपी बोल दो, ये आपका क्या हो जाएगा, गामा। तो ये एंगल हमने यहाँ पर AIP लिख रखा है, ACP लिख रखा है। फिर मैंने अभी डायग्राम में आपको बोला था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ भी किया है, जो आप बोल सकते हैं ये क्या है, AN, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले फिर हमने लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम बात राइट एंगल ट्रायंगल ना बोल के सिर्फ बोलना ट्रायंगल लिया है हमने, और उस ट्रायंगल का नाम है बच्चा AOC। तो जल्दी से डायग्राम में देख सकते हो आप कि AOC है का, AOC ये वाला एक आपका क्या है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल है ना। अब यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, AOC को। तो अगर मैंने ये रे आगे की तरफ रिड्यूस हो रखी है ना, तो आपको पता है कि भाई आप यहाँ पर देखो, सारे बच्चे इस वाली डायग्राम को देखना जा रहा है ना, यहाँ ये जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स में पता है, ये आपके क्या है, सेम साइड वाले ट्रायंगल हैं, ये इन दोनों का एक्सटीरियर हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, तो इस एंगल और इस एंगल के क्या होगा, है ना, इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा। तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा भी है, एक बार आप देखना कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। अब बोलेंगे यहाँ पर हम तो इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये भी है ना, और आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को इधर देखोगे तो ये R बनेगा, और अगर मैं बोलूँ कि इस रे के लिए तो ये पूरा एंगल भी क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो I भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया है इसके लिए, तो ये एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल है I। तो I इक्वल टू होगा अल्फा प्लस गामा। तो हमने यहाँ लिखा है अल्फा प्लस गामा। अब बोलेंगे अल्फा और गामा क्या है, स्मॉल एंगल है, तो मैं यहाँ पर 10 यूज कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 गामा, है ना, क्लियर है। तो आई की वैल्यू 10 अल्फा प्लस 10 गामा। अब आपको वहीं से 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है और 10 गामा की वैल्यू निकालनी इसी डायग्राम से। तो 10 अल्फा देखो जरा जल्दी से। अब आप इस ट्रायंगल का यूटिलाइज कर सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका नाम आप बोल सकते हैं क्या है, ANO, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AN जो होगा परपेंडिकुलर और ON जो होगा ये क्या होगा आपका बेस। लेकिन आप ये भी याद रखना कि जो नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया है ये क्लोजर टू पोल है, तो मैं बोलूँगा कि N पॉइंट जो होगा वेरी क्लोज टू पोल यानी P के नज़दीक होगा। तो आप ON को OP भी रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ ON अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, OP के। क्लियर है। तो अब जहाँ ON है वहाँ OP लिख देंगे, और आप कह सकते हो कि आपके पास जो नया इक्वेशन बनेगा यानी 10 अल्फा इक्वल टू, तो AN अपॉन में OP या आप ON लिख दो, एक ही बात है। जैसे यहाँ लिखा है AN अपॉन में ON या NO। ऐसे ही 10 गामा निकालेंगे, 10 गामा आप देखो जरा, गामा कहाँ है, यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, NC बेस हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा AN अपॉन में NC। ये 10 गामा की जगह पर आ गया, और ये वैल्यू बच्चा हमने किसकी निकाली है, I की।
क्लियर। इसके बाद फिर जैसे मैंने बोला कि NO अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, OP या PO, ऐसे NC अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, PC के। अब बोल रहे कि कैसे है, तो जस्ट अभी तो मैंने बताया ही था कि अगर N जो पॉइंट है वो क्लोजर है पोल के, तो आप बोल सकते हो कि N की जगह P लिख दो, तो N की जगह P लिखोगे तो ये PC बन जाएगा, ये OP या PO बन जाएगा। तो मैंने ये फाइनल इक्वेशन बन गई और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया है AIC। अब AIC भी देखो डायग्राम में, ये A है, ये I है और ये C, बड़ा वाला एक ट्रायंगल। इसमें इधर मैंने ये रे को प्रोड्यूस किया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल किसका, बीटा प्लस गामा का। तो R प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है R इजिकल टू बीटा प्लस गामा। फिर मैंने ये फिर से वही एक और टर्म बोलेंगे, रिपीट करते हैं बार बार, स्मॉल एंगल है तो हम 10 यूज कर लेंगे, तो बन जाएगा 10 बीटा प्लस 10 गामा। तो 10 बीटा प्लस 10 गामा, तो 10 बीटा की वैल्यू निकालो, 10 गामा की वैल्यू निकालो। अब ये जैसे अल्फा निकाला था वैसे ही यहाँ पर 10 बीटा निकालना है, तो ये बीटा है। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से आप 10 बीटा निकाल लो। तो 10 बीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर क्या है बताओ, AN, और बेस क्या है बताओ, IN है ना, और बाद में इसको IN की जगह IP लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका है ना बीटा की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर बीटा की जगह पर क्या लिखा है, AN अपॉन में NI, और 10 गामा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AN अपॉन में NC। अभी जस्ट निकाला भी था आपने, है ना। तो NI अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, PI, क्योंकि मैं बोलूँगा कि जो N पॉइंट है वो क्लोजर टू पोल है, और NC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो R की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। इसके बाद जैसे ही मैंने I निकाल लिया, R निकाल लिया, तो हम जाएंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और सभी बच्चों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन में μ1। और μ2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम, और μ1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो μ2 अपॉन μ1। अब μ2 की जगह पर स्नेल लॉ यूज करते हैं, तो है ना, इसकी जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, sin I अपॉन में sin R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। दिस इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने जो वैल्यू निकाली है, एक किसकी वैल्यू है ना, sin I की, और एक किसकी वैल्यू है, sin R की। तो sin I और sin R की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ, है ना। तो हर वैल्यू में आप ये वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एक और चीज़ है, आप एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि हमने जैसे 10 निकाला है वैसे ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं, साइन वाले टर्म भी यूज कर सकते थे। ठीक है, I पता है, R पता है। अब यहाँ पर आप इस वैल्यू को क्या करोगे, पुट कर दो। यहाँ पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखो μ1 एजिट रहेगा, μ1 ऐसे है। साइन I की वैल्यू रखनी है आपको, ये साइन I की वैल्यू होगी AN अपॉन में क्या होगा बताओ, OP या PO। ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करना है ना, साइन R की जगह पर ये क्या हो जाएगा, AN अपॉन में PC, है ना। क्लियर। अब यहाँ पर देखो यही टर्म आपने यहाँ पर भी पुट कर रखा है, ये हो जाएगा AN अपॉन में PI प्लस AN अपॉन में PC, है ना। एक करेक्शन कर लेना सभी बच्चे यहाँ पर, जैसे हमने ना 10 निकाला हुआ है, 10 ना निकाल के आप यहाँ पर साइन वर्ड यूज करना। क्या यूज करेंगे, साइन यूज कर लेना। इसको करेक्ट कर लेना, सभी बच्चों को इसको करेक्ट करना है कि यहाँ पर हमने साइन यूज करना है। यहाँ पर भी साइन यूज कर लो, यहाँ पर भी साइन यूज कर लो, है ना। और ये काम आप यहाँ पर भी यूज कर लेना। 10 की जगह पर क्या यूज करोगे, साइन, यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, साइन, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आगे यूज करना है ना, क्योंकि स्नेल लॉ में क्या आता है, साइन अपॉन साइन आर। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो ये हो जाएगा आपका साइन का, कोई दिक्कत है, साइन आई का फॉर्मूला होगा। और इधर जो फॉर्मूला यूज करोगे किसका होगा, साइन आर का। क्लियर है। अलग अलग वैल्यू आपको पुट करनी है, AN अपॉन में PO प्लस AN अपॉन में क्या होगा, PC, है ना। अब देखो सारे बच्चे,
अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इस वैल्यू से, है ना। यहाँ से हम लेने कॉमन ले लिया an, इधर से भी कॉमन ले लिया an से an क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ बच जाएगा 1/PO, यहाँ पर बच जाएगा 1/PC, यहाँ बचेगा 1/PI, यहाँ बचेगा 1/PC। तो PC वाले टर्म भी एक साथ हो जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है ना। इसको और इसको एक साथ कर लो, चाहे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या होगा PC, और इधर हो जाएगा μ1 अपॉन में, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 था ना यहाँ पर, तो μ1 है ना, और ये हो जाएगा माइनस ये वाला टर्म हमने इधर किया है तो ये बन जाएगा माइनस μ2। अब देखो PO की क्या वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे -u। PI की जगह पर क्या रखेंगे -v, PC की जगह पर क्या रखेंगे +r, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो मेरे पास ये फाइनल फॉर्मूला होगा, इसको आगे लेके जाएंगे तो अब देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम इस फाइनल इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे, μ1 से। तो अगर मैं यहाँ μ1 से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल 1/u बचेगा, और यहाँ पर भी डिवाइड करोगे तो ये μ2/μ1 इक्वल टू होता है μ, तो ये बन जाएगा μ/b, और यहाँ पर भी वही μ2 में आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, μ1 से, तो ये बन जाएगा μ, और μ1/μ1 ये कैंसिल आउट 1, तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा, है ना। ये हमने किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर था, रेयर मीडियम में, है ना, और इमेज भी कहाँ बन रही थी, रेयर मीडियम में, मतलब नेचर कैसा था, वर्चुअल, तब ये हमारा एक रिजल्ट होगा। यानी आप बोल सकते हो कि आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, और यहाँ पर भी रेशियो है किसका, आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज डिस्टेंस का, तो ये एक रिलेशन है विद रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे ही एक और टॉपिक है, लेकिन इसमें एक करेक्शन था जो मैंने सभी बच्चों को बता दिया है कि ये एक करेक्शन सभी को करना है कि यहाँ पर हमने जो 10 यूज किया है उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, साइन यूज करना है ना। तो ये करेक्ट कर लेना है सभी बच्चों को। आगे देखो, इसके बाद अगला एक और टॉपिक दे रखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, डेंसर। अभी जो टॉपिक किया है हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, रेयर में। अब बोल रहे हैं हम डेंसर में। तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो देखो, सबसे पहले बच्चे ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, सरफेस है। अब इस सरफेस में इधर वाला जो है वो कौन सा मीडियम होगा, रेयर, इधर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, डेंसर। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। अब हमारी जो इंसिडेंट रे होगी, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है तो ये मेरी एक इंसिडेंट रे हो गई, है ना। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, मूव करेगी, और ये मेरा एक नॉर्मल है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। और ये बाहर जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो यहाँ पर ये जो नॉर्मल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, है ना, तो वो होता है आपका गामा। और आप बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो एंगल जो सबटेंडेड करेगी उसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। और ये मेरा क्या है, एक इमेज बन रही है यहाँ पर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, है ना। इसको पीछे की तरफ बढ़ा लिया हमने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बीटा। और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है an। समझ में आ गया, ये नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा गामा, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा अल्फा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ये था लेकिन इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है पीछे की तरफ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बीटा। और ये हमारा एक दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको मैंने an नाम दिया है। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से देखो, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है और ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, u से। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये पोल तक की डिस्टेंस को किससे लिखोगे, r से। ये इमेज है, इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है तो ये कहलाएगी आपकी इमेज डिस्टेंस। तो ये था मेरा कंसिडरेशन विद डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने वो टर्म लिया हुआ है। फिर हमने ट्रेंगल डिस्कस किए हुए हैं कि AOP क्या, ट्रेंगल में एंगल क्या क्या है, तो AOP एंगल किसके इक्वल है, AIP क्या है, ACP क्या है, ये सब डायग्राम में है ना। फिर हमने आगे एक ट्रेंगल यूज किया हुआ है, उसको आपको समझना है ना। हमने सबसे पहले यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, अल्फा। तो अल्फा एंगल है कौन सा, ये। अब इसमें देखो ये वाला ट्रेंगल यूज करोगे आप, AOC।
AOC में जो अल्फा होगा, है ना, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बनाएगा I प्लस गामा के। तो अल्फा इक्वल टू I प्लस गामा यहाँ मैंने लिखा है, और मुझे चाहिए I की वैल्यू, तो गामा को इधर भेज देंगे, तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। अब यहाँ पर फिर हम बोलेंगे कि क्या है, ये स्मॉल एंगल है, तो हम यहाँ से फिर से वही चीज़ tan अल्फा, बाद में हम चेंज कर सकते हैं इनको, है ना। तो आप बोल सकते हो कि साइन यूज कर लो। क्या यूज कर लेंगे हम, साइन। तो ये स्मॉल एंगल होते हैं, तो ये साइन अल्फा निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकालोगे आप, साइन गामा निकालेंगे। तो AN अपॉन में NO हो जाएगा, AN अपॉन में क्या हो जाएगा, NC, और NO इजिकल टू क्या है, OP, NC इजिकल टू क्या है, PC। तो यहाँ से देखो I की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो आप बोलेंगे AN अपॉन में OP माइनस AN अपॉन में PC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर फिर हमने एक और ट्रायंगल लिया हुआ है। कौन सा ट्रायंगल लिया है, बोलो, बीटा। अब बीटा ट्रायंगल जब हमने लिया, तो बीटा को पहचानो पहले, बीटा किसके इक्वल है, बीटा जरा ये है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये आर है तो ये पूरा क्या होगा, आर होगा, और ये गामा है तो आर प्लस गामा इजिकल टू बीटा होगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आर इज, है ना, आर जो होगा वो बीटा माइनस गामा के इक्वल। तो अब यहाँ पर फिर से वही एंगल लेंगे साइन के, है ना। तो ये बन जाएगा साइन बीटा और ये बन जाएगा साइन गामा। अब साइन बीटा माइनस साइन गामा, ये करेक्शन है, सभी बच्चों को ध्यान रखना। tan हटाओ, साइन बीटा माइनस साइन गामा। साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी AN अपॉन में NI, AN अपॉन में NC। अब यहाँ पर फिर से हमने R की वैल्यू निकाला हुआ है। R इजिकल टू क्या होगा, AN अपॉन में PI, AN अपॉन में PC। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो ये R आपने निकाला है, सभी बच्चों को पता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो μ2 sin I इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 sin R। अब यहाँ पर हम I की जगह पर वैल्यू रखना है हमें, है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या है, आप साइन यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल है। तो I की जगह पर जो वैल्यू निकाली है वो I की वैल्यू, R की जगह पर ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब जो चीज़ें हैं जैसे AN फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी AN कॉमन ले लो, AN से AN क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये बचेगा μ2 ब्रैकेट में 1 अपॉन PO माइनस 1 अपॉन PC इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, μ1 बाहर रहेगा, 1 अपॉन PI माइनस 1 अपॉन में PC। ये मेरा वो होगा रिजल्टेंट। इसके बाद देखो ये रिजल्ट के बाद क्या करना है, μ2 का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था तो μ2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, μ2 रहेगा अपॉन में PO। यहाँ पे भी 1 था, μ2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, μ2 अपॉन में PC। अगर मैं यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा μ1 अपॉन PI माइनस μ1 अपॉन PC। अब PC वाले टर्म एक साथ कर सकते हैं आप, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई इस वाले टर्म को इधर ले आओ, μ2 वाले टर्म को, μ2 अपॉन में PC जो माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ लिखेंगे हम μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है या राइट हैंड साइड में, तो इसमें यहाँ पर करेक्शन रखना है, राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का लेना है। PI है ना, डेंसर मीडियम में, तो ये भी राइट में, ये भी प्लस रखो, ये भी प्लस रखो। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, है ना, ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगा। और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे आप किससे, μ1 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पर μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, μ अपॉन में u हो जाएगा, ये ध्यान रखना u है ना। और यहाँ जो मिलेगा वो क्या होगा, μ1, या म्यू बोल दो, सिर्फ म्यू बोलेंगे, है ना। तो μ1 अपॉन में u, और μ1 से μ1 गया तो 1 अपॉन b, इधर डिवाइड करोगे ये गया तो 1 माइनस म्यू अपॉन में r। तो ये एक रिलेशन आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद एक और टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हमने क्या है, कॉनकेव सरफेस लिया है, और ये मेरा कॉनकेव सरफेस है, और इधर मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेयर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, रेयर मीडियम में। तो इधर रेयर मीडियम है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा पोल से, है ना, कुछ डिस्टेंस पर, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, यानी OP की डिस्टेंस u हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आगे जाएगा तो इस तरह से क्या करता है, सभी बच्चे देखो, ये रिफ्रैक्ट होके रे आगे जा रही है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसको I बोलेंगे, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, R। अब यहाँ पर देखो सारे बच्चे,
ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो प्रिंसिपल एक्सिस को है ना कट या इंटरसेक्ट करती है इस वाले एंगल के साथ, इसको मैंने बीटा बोला। ये नॉर्मल है तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा गामा। इधर रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी μ2। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो v से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर तो किससे लिखेंगे r से। तो ये पूरा एक कंसिडरेशन होगा। फिर हमने यहाँ पर एक और ट्रायंगल यूज किया है AOC। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर AOC ये वाला AOC में, अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमने क्या अप्लाई किया है। AOC में अल्फा इजिकल टू I प्लस गामा। अल्फा यानी ये जो एंगल है ये हमारा जो है एक्सटीरियर, ये और ये आपके क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एक साइड सेम साइड, तो I प्लस गामा के इक्वल होगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे I निकालना है तो गामा को इधर भेज दो, तो अल्फा माइनस गामा I की वैल्यू होगी। मैं बोलूँगा ये स्मॉल है, तो फिर से यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं कि tan यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें लास्ट में तो हम यही बोलेंगे कि tan यूज कर लो या sin यूज कर लो, लेकिन ये बोथ आर स्मॉल तो इनको हटा देते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपने अल्फा की वैल्यू के लिए ये वैल्यू रखा है, चाहे 10 मान लो चाहे 10 है ना, चाहे साइन मान लो, दोनों से ही कर सकते हैं। तो 10 से करोगे तो an/no, 10 से यहाँ करेंगे तो an/nc। और ये पता है कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो आप, है ना भाई, यहाँ पर देख लो सारे बच्चे। अल्फा एंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसको लेके भी साइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी को लेके भी कर लो। तो यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ जो लिखा है NO/NC, तो लास्ट में बोलेंगे कि भाई जो एंड पॉइंट है वो क्लोजर टू पोल होगा, तो NO इक्वल टू OP, NC इक्वल टू क्या होगा NP, ये मेरा I की वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूँगा AIC। कौन सा ट्रायंगल लोगे, AIC, देखो जरा जल्दी से AIC ये वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको देखना है कि बीटा जो होगा, है ना, वो आपका क्या होगा, ये R रहने वाला है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो R आपने इधर लिखा है, ये वाला इधर वाला ये लोगे तो ये भी R होगा, तो गामा प्लस R इक्वल टू बीटा होगा। वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट R प्लस गामा। अगर मुझे क्या निकालना है R, तो मैं बोलूँगा बीटा माइनस गामा, क्योंकि मैंने गामा को इधर भेज दिया। अब ये फिर से स्मॉल है तो 10 लगा दो या साइन लगा दो, जो भी आप यूज करना चाहते हो। तो ये R की वैल्यू मिलेगी, यहाँ वैल्यू डाल दो, तो 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे an/ni, फिर 10 गामा की वैल्यू निकालेंगे an/nc। एन आई इजिकल टू क्या होता है PI, क्योंकि मैंने बोला है n क्लोजर है पोल के, n क्लोजर है पोल के, तो n की जगह P डाल दिया दोनों तरफ। तो ये R की वैल्यू मिला, I पता है, R पता है, स्नेल लॉ वाला फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया μ1 sin I इजिकल टू μ2 sin R। अब मैं बोलूँगा ये एंगल स्मॉल है तो यहाँ से साइन हटा दो, I की वैल्यू ऊपर निकाला है, उस I की जगह पर I की वैल्यू आ जाएगी, ये R की वैल्यू आ गई। फिर से वही बोलेंगे an क्या ले लो दोनों तरफ से, यहाँ से an, इधर से भी an कॉमन ले लिया, तो an से an क्या हुआ कैंसिल आउट, μ1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे μ1/PO, और यहाँ देखो है ना μ1 में क्या हो जाएगा PC होगा, और इसको मैंने इधर भेज दिया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का, क्योंकि PC वाले टर्म एक तरफ कर लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 में PC। अब देखो यहाँ पर PO किसके इक्वल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस UPI माइनस VPC माइनस R, यहाँ पर पुट करो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बच गई आपकी इक्वेशन फाइनल। और इस इक्वेशन में मैंने फिर से डिवाइड कर दिया μ1 से, तो μ1 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/u बचेगा, μ2/μ1 पता है म्यू हो जाएगा, तो μ/v बचेगा, यहाँ μ2/μ1 म्यू हो जाएगा, μ1/μ1 कैंसिल आउट होके -1 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। तो ये डेरिवेशन थे, है ना, सरफेस, जिसमें हमने 3 डेरिवेशन आज डिस्कस किए हैं। 2 डेरिवेशन में मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट, जैसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन हमने आज सॉल्व किया था, उसमें ऑब्जेक्ट था रेयर मीडियम में, है ना, और इमेज जो बन रही थी वो भी आपकी किधर बन रही थी, रेयर में, यानी वर्चुअल नेचर की फॉर्म हो रही थी। ये फर्स्ट डेरिवेशन था। फिर सेकेंड डेरिवेशन में हमने क्या किया कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही लिया था, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखा था किधर, डेंसर मीडियम में, है ना, और इमेज भी बन रही थी किधर, डेंसर मीडियम में।
तो ये सेकंड डेरिवेशन था। तीसरा जस्ट अभी जो किया है उसमें हमने लिया था कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जहां पर ऑब्जेक्ट रेयर में था और इमेज भी किधर बन रही थी, रेयर में। तो 3 डेरिवेशन हमने किए, तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट है आपके सामने, है ना। एक रिजल्ट ये वाला कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, रेयर मीडियम में, इमेज भी कहां पर थी, रेयर मीडियम में। दूसरा हमने डिस्कस किया था इसके बाद वाला, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, डेंसर मीडियम, इमेज भी कहां बन रही थी, डेंसर मीडियम। तो ये रिजल्ट आया था, है ना। एक रिलेशन के पहले हमने एक और पढ़ा था, याद करो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेयर में, और इमेज भी किधर बनी थी, रेयर में, और नेचर कैसी थी उसकी, वर्चुअल। तो ये 3 रिजल्ट थे, लेकिन तीनों में कुछ चीज़ें थी, जैसे मैंने बोला था कि, है ना, जो 10 है ना लिया था, एक कंट्राडिक्शन था जो बार बार मैंने बोला कि इसको करेक्ट कर लेना, 10 की जगह साइन ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, 10 भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हटा नहीं है लास्ट में, तो क्योंकि दोनों से हम बोल रहे हैं कि बोथ एंगल आर स्मॉल, तो हटा नहीं है, तो 10 यूज कर लो, तो 10 से भी कर सकते हैं। तो ये आज के लिए डेरिवेशन थे जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, अगर किसी में डाउट्स होगा तो हम फिर किसी क्लास में इनको क्या कर सकते हैं, डिस्कस। बस एक ही चीज़ में डाउट्स हो सकता है कि 10 लेना या साइन, तो मैं बोलूँगा कि आप 10 ही ले लो, क्योंकि 10 जो है स्मॉल एंगल ही बोलना है ना आपको लास्ट में कि भाई स्मॉल एंगल है, तो बाद में तो हटाते ही हैं। 10 अल्फा की वैल्यू आसान है निकालने के लिए, तो 10 अल्फा निकाल लो, 10 गामा, तो तीनों में 10 से ही कर लेना। और फिर लास्ट में बोलोगे कि वहाँ तो साइन आ रहा है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि ये भी स्मॉल एंगल है, इनको भी हटाना है, तो डालनी तो वैल्यू वही है, चाहे 10 की निकाल लो चाहे साइन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।